do is wrong. Guess you got all you wanted. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेल डेथ के बारे में। एंड इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, बाकी और भी तरीके होते हैं सेल डेथ के, जैसे हमारे हो गए नेक्रोप्टोसिस, पैरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस। ये हमारे न्यू एडिशन में ऐड ऑन हुए हैं, तो हम वो भी एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। और हम एक एडेप्टेशन टाइप देखेंगे, ऑटोफेजी। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ सेल डेथ, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस और अदर पाथवेज ऑफ सेल डेथ और ऑटोफेजी देखनी है। सीधा हम शुरू करते हैं। तो जब हमने ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ा था पिछले लेक्चर में, सेल इंजरी के लेक्चर में, तो हमने बोला था कि जो नॉर्मल सेल है वो होम्योस्टैसिस मेंटेन करने की कोशिश करेगा जब भी कोई इंजरी स्टिमुलाई आएगा, और वो रिज़ल्ट जब उसकी सारी अडेप्टेशंस ख़त्म हो जाएगी तो वो रिज़ल्ट करेगा इंजरी में। अब अगर हमने वो इंजूरियस स्टिमुलाई हटा दिया तो वो जो इंजर्ड सेल है वो वापस नॉर्मल में बदल सकता है। लेकिन अगर हम इंजूरियस स्टिमुलाई अभी भी रहता है तो फिर प्रोग्रेसिव स्टेज आ जाएगी इरिवर्सिबल इंजरी की, और अगर और भी इंजरी होती जा रही है फिर वो एंड करेगा सेल डेथ में, जिसमें नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस आते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्रोसिस से। ये जो हमारा एक पैथोलॉजिक प्रोसेस है, ये एक कॉन्सिक्वेंस है सीवियर इंजरी का। मतलब इंजरी हो चुकी है और अब ये चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये पूरा डैमेज हो गया है, ये पूरा नेक्रोज टिश्यू हो गया है, तो ये कंसिक्वेंस की तरह होता क्या है कि डीनेचुरेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स, लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स एंड लोकल इन्फ्लेमेशन एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द इंजर्ड सेल। क्या बोला मैंने कि इस पूरे जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो मेन चीज़ें हैं जो हुई क्या, वो है कि जो हमारे सेलुलर प्रोटीन्स थे वो डैमेज हो गए, डीनेचर हो गए। जो हमारे सेलुलर कंटेंट्स थे वो लीक आउट कर गए, क्योंकि मेम्ब्रेन सब टूट चुकी है, तो सारे जो सेलुलर कंटेंट्स है वो बाहर निकल चुके। अब वो कंटेंट्स बाहर आ गए, इसलिए लोकल इन्फ्लेमेशन हो गई है। और लास्ट चीज़ है कि एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रहा है इन सारे डेड सेल्स का। So thus it is a spectrum of morphological changes that follow cell death in a living tissue. The main causes of necrosis include, अब ये इस वाले हमारे एडिशन में नहीं है, लेकिन जो न्यू एडिशन है उसमें कॉजेज़ दे रखे हैं। तो हमारे नेक्रोसिस के कॉजेज़ होते हैं इस्चीमिया, दैट इज़ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, बर्न्स, केमिकल एंड फिजिकल इंजरी। ये सारी कंडीशंस जो सेल इंजरी की होती है, मेनली उन्हीं की वजह से हमारा नेक्रोसिस हो रहा है। फिर हम आते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पे। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में हमें सबसे पहले दिखाई देगा कि एकदम इंक्रीज इओसिनोफिलिया हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा साइटोप्लाज्मिक आरएनए है वो बाहर आ चुका है, उसका लॉस हो गया है एंड एक्यूमुलेशन हो गया हमारे डीनेचर्ड प्रोटीन्स का। और जो डीनेचर्ड प्रोटीन्स होते हैं वो इओसिन स्टेन लेते हैं, तो इसलिए हमारा इंक्रीज इओसिनोफिलिया हो गया। क्या बोला मैंने कि जो हमारा साइटोप्लाज्मिक आरएनए था वो ख़त्म हो गया, वो लॉस हो गया, और जो प्रोटीन्स है वो डीनेचर हो गए थे, उन सब का एक्यूमुलेशन होते जा रहा है और हमारे डीनेचर्ड प्रोटीन्स इओसिन स्टेन लेते हैं। जो डेड सेल्स है वो रिप्लेस हो जाते हैं फॉस्फोलिपिड प्रेसिपिटेट से, और हम उनको माइलिन फिगर्स कहते हैं। ये हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी में भी देखा था कि माइलिन फिगर्स का डिपोजिशन हो रहा था। माइलिन फिगर्स हमारे फॉस्फोलिपिड प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो जो हमारे जितने भी डेड सेल थे वो इन सारी चीज़ों से रिप्लेस होते जा रहे हैं। मेम्ब्रेन डैमेज होगा ही, और लार्ज फ्लक्चुएंट एमॉर्फस डेंसिटीज़ भी दिखेगी। कुछ एमॉर्फस डेंसिटीज़ हमें माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाई देंगी। फिर हम आते हैं न्यूक्लियर चेंजेस में। तो न्यूक्लियर चेंजेस में क्या होगा? पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलाइसिस। पिक्नोसिस मतलब न्यूक्लियर का एकदम श्रिंक हो जाना है, तो पिक्नोसिस एकदम डॉट लाइक। फिर कैरियोरेक्सिस मतलब फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पिक्नोटिक न्यूक्लियस, तो जो हमारे पिक्नोटिक न्यूक्लियस बना उसका भी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, कैरियोरेक्सिस। और कैरियोलाइसिस मतलब, कैरियो मतलब क्रोमैटिन और लाइसिस मतलब ख़त्म होना, तो क्रोमैटिन हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब क्रोमैटिन हमारा बेसोफिल स्टेन लेता था, तो क्योंकि अब क्रोमैटिन नहीं है तो इसलिए बेसोफिलिक जो हमारी स्टेनिंग थी वो कम हो जाएगी। फिर हम आते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में। तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस
सबसे पहले हमें बोलना है कि कॉज क्या है। अब कॉज वही है जो हमारे सेल इंजरी का था, हाइपॉक्सिक इंजरी, ठीक है। ये फिर कहाँ पाया जाता है, ये हमारे सारे इन्फार्क्ट्स में पाया जाता है एक्सेप्ट द ब्रेन इन्फार्क्ट। याद रहेगा ना, सारे इन्फार्क्ट्स मतलब सारी जगह जहाँ पे इस्टीमिया होता है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, उन सब जगह पे पाया जाएगा। तभी तो हाइपॉक्सिक इंजरी हुई वहाँ पे, तभी तो इन्फेक्शन हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो हमारे टिश्यू का एकदम आर्किटेक्चर है, सेल आउटलाइन है, टिश्यू आर्किटेक्चर, वो एकदम प्रिजर्व रहेगा। मतलब जैसे अगर आप ये वाली इमेज देखोगे, ये किडनी की वेज शेप्ड इन्फार्क्ट इमेज है, ये हमारा इन्फाक्शन है। और लेकिन टिश्यू का जो आर्किटेक्चर है वो अभी भी मेंटेन्ड है, वो अभी भी ठीक ठाक साइज़ का है, ऑब्लिटरेट नहीं हुआ है, डैमेज नहीं हुआ है। एंड एक कोएगुलम सा बन गया है, ये जो आपने येलो वाला कलर देखा, ये एक कोएगुलम जैसा बन गया है। तो जो हमारे सेल के फीचर्स हुए वो कौन से हुए, वो एसिडोफिलिक हुए, कोएगुलेटेड हुए और ए न्यूक्लिएटेड हुए। अब एसिडोफिलिक है तो इओसिनोफिलिक भी हमारा रिजल्ट आएगा कि इओसिनोफिलिक ए न्यूक्लिएट सेल्स हमारे दिखाई देते हैं। फिर हम क्या कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है वो इसकी डिफ्यूज़ है और कोई अच्छे से बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप देख रहे हो, ये पूरा थोड़ा डिफ्यूज स्ट्रक्चर सा है, कोई एक प्रॉपर आउटलाइन नहीं बनी हुई है। तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है उस इन्फार्क्ट का। और हम क्या देख रहे हैं कि इस साइड ये नॉर्मल इमेज है, इस साइड ये इन्फार्क्टेड इमेज है। तो नॉर्मल इमेज में आपको अच्छे से डॉट 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 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, लेकिन हमारे इन्फार्क्ट के साइड में सब ए न्यूक्लिएट हो गए हैं। अंदर देखिए, अंदर कोई भी डॉट नहीं है सेल्स के बीच में। ऊपर से इन्फ्लेमेशन हो रखी है, इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर बन रखा है और डिफ्यूज बॉर्डर है ये। तो ये हमारा था कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ये मेनली हमारे बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस में दिखाई देता है एंड कभी कभी हाइपॉक्सिक इंजरी इन दी ब्रेन, इन दी CNS। क्या हो रहा है इसमें कि एक्यूमुलेशन हो रहा है इन्फ्लेमेटरी सेल्स का और बहुत सारे एंजाइम्स, एंड द एंजाइम्स ऑफ द ल्यूकोसाइट डाइजेस्ट द टिश्यू। तो जो भी हमारा एक्यूमुलेशन हुआ इन्फ्लेमेटरी सेल्स और एंजाइम्स का, ये आके हमारे जो टिश्यू है उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसको लिक्विफाई कर देगा। तो एकदम गीला गीला सा कुछ दिखाई देगा, गंदा सा, तो थोड़ा पस जैसा येलो कलर का। तो इसमें जो डेड सेल्स है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं और एक विस्कस लिक्विड टाइप बना देते हैं। तो टिश्यू आर्किटेक्चर बिल्कुल मेंटेन्ड नहीं रहता है, जो सेल के फीचर्स है वो रिकग्नाइज नहीं हो पाता है, सिर्फ एक लिक्विड मास दिखता है और थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन दिखती है। ये क्रीमी येलो कलर, मतलब इसको हम पस भी कह सकते हैं, वैसा दिखाई देता है। तो ये लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है। ये किस में है, इन्फार्क्ट इन द ब्रेन। तभी मैंने कहा कि हाइपॉक्सिक इंजरी हो सकती है CNS में। बाकी सारी हाइपॉक्सिक इंजरी कहाँ हो रही थी, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में, जिसको हम इन्फाक्शंस कह रहे थे। फिर हम आते हैं गैंग्रीनस नेक्रोसिस में। ये हमारे दो टाइप का होता है, ड्राई एंड वेट। क्या हो रहा है इसमें, ये मेनली हमारे लिम्ब में होता है, जैसे एग्जांपल लोअर लिम्ब, और उसमें ब्लड सप्लाई का लॉस हो गया तो वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में रिजल्ट करेगा। इसमें मेनली आर्टेरियल ऑक्लूजन की वजह से होता है। फिर अगर बैक्टीरियल और इन्फेक्शन हो जाए उस लिम्ब में, मतलब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस तो हो ही गया था, लेकिन साथ के साथ कोई इन्फेक्शन भी आ गया, तो अब वो लिक्विफैक्टिव में चेंज हो जाएगा। तो उस चीज़ को फिर हम कहेंगे वेट गैंग्रीन। तो पहले ड्राई गैंग्रीन था, जिसमें आर्टेरियल ऑक्लूजन हुआ, ब्लड सप्लाई का लॉस हुआ लिम्ब में, और फिर वो हमारा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस बन गया। लेकिन अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया या फंगल इन्फेक्शन आया और उसको चेंज कर दिया लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में। फिर हम आते हैं कैल्शियस नेक्रोसिस। तो कैल्शियस नेक्रोसिस में हमारा क्या हो रहा है कि ये एकदम चीज़ लाइक दिखता है, वाइटिश कलर का दिखता है, वाइट एंड चीज़ी अपीयरेंस होते हैं। इसमें फ्रेगमेंटेड और लाइव सेल्स का कलेक्शन हो जाता है और मेनली ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो हम इसको जैसे ट्यूबरकुलस, इसको हम ग्रैनुलोमा भी कहते हैं, तो इसलिए ये ग्रैनुलोमैटिस इन्फेक्शन में भी दिखाई देता है। तो वाइट अपीयरेंस होता है इसका, इमेज है इसकी ये। इसकी अगर आप बाउंड्री देखोगे तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स और ल्यूकोसाइट्स का एक बॉर्डर बन जाता है। मतलब कि इट इज़ सराउंडेड बाय अ कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड द अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स, एंड इसका भी जो टिश्यू आर्किटेक्चर है वो एकदम पूरा बिगड़ चुका है। तो कैल्शियस नेक्रोसिस इज़ लाइक चीज़ लाइक,
ये दोनों कोएगुलेटिव प्लस लिक्विफेक्टिव तरीके का है। फिर आता हम फैट नेक्रोसिस पे। इसका कॉज क्या होता है कि फ़ैट डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि लाइपेज एंजाइम्स हमारा रिलीज़ हो गया लाइक द कंडीशंस ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। और इसमें क्या होगा कि फिर जो भी हमारा जो फ्री फैटी एसिड्स निकला वो हमारा कैल्शियम के साथ कंबाइन करके एक चौकी ग्रॉस चौकी वाइट एरिया बना देगा। इस चीज़ को हम फैट सेपोनिफिकेशन कहते हैं। मतलब एकदम ऐसे चौक दिख रहे हो, साबुन जैसा अजीब सा। तो इसमें ये हमारा फैट नेक्रोसिस में ये चीज़ें होती है। अगर हम इसमें देखेंगे तो बेसोफिलिक ग्रैनुलर कैल्शियम डिपॉजिट दिखेंगे इन्फ्लेमेटरी सेल्स से सराउंडेड। ये इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स होंगे। लास्ट है हमारा फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी इम्यून रिएक्शंस होते हैं या फिर हाइपरटेंशन वाले केसेस होते हैं तो कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज़, तो एंटीबॉडी एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स है वो ना ब्लड वेसल की वॉल्स पे डिपॉजिट हो जाता है। अब वो डिपॉजिट हो जाता है तो एक पूरी सर्कल लाइन सी बन जाती है ब्राइट पिंक कलर की, फाइब्रिन्स लाइक। तो इसलिए इसका नाम फाइब्रिनॉइड है क्योंकि फाइब्रिन लाइक से दिखता है, फाइबर जैसा दिखता है। वैस्कुलर डैमेज हो रहा है ये और ऐसा दिखाई देता है। तो ये एकदम डार्क पिंक आपको ये दिख रहा होगा इन सर्कल। तो ये पूरी ब्लड वेसल को ऐसे लाइन कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो यहाँ पे हमारा नेक्रोसिस ख़त्म होता है। नेक्रोसिस में हमने क्या पढ़ा कि वो एक पैथोलॉजिक प्रोसेस है जो कि कॉन्सिक्वेंस सीवियर इंजरी का। उसमें हमारे सेलुलर प्रोटीन्स डीनेचर हो रहे हैं, सेलुलर कंटेंट्स लीक आउट हो रहे हैं, इसलिए उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है और एंजाइमेटिक डाइजेशन भी हो रहा है हमारे डेड सेल्स का। ठीक है, हमने कॉजेज़ बोले कि वो एकदम जैसे रिवर्सिबल सेल इंजरी वाले कॉजेज़ थे, वही इसके कॉजेज़ है। फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े, कोएगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, गैंग्रीनस, कैशियस, फैट और फाइब्रिनॉइड। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस में क्या हो रहा है कि जो हमारे सेल्स है वो कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि उसी सेल को डिग्रेड करते हैं। कैसे? डीएनए डैमेज करके और प्रोटीन्स को डैमेज करके। ठीक है, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल दैट डिज़ाइन टू एलिमिनेट अनवांटेड होस्ट सेल्स through activation of a coordinated and internally programmed series of events affected by a set of gene products। क्या मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि जो हम एकदम प्रोग्राम सेल डेथ की तरह है और जो सेल्स हमें नहीं चाहिए या फिर जिनका हम पूरा यूटिलाइज कर चुके हैं या फिर वो एक्सेस में है, उन सब को ख़त्म करने के लिए हम ये एपोप्टोसिस प्रोसेस अपने सेल्स में करवाते हैं। और ये कुछ एंजाइम्स और जीन प्रोडक्ट्स के इफ़ेक्ट की वजह से होता है। एंड और क्या हो रहा है कि जो हमारे जो डेड सेल और जो फ्रेगमेंट्स हैं ना उनको हम ख़त्म कर देते हैं इससे पहले कि उसके जो कंटेंट्स है वो लीक आउट करे और इन्फ्लेमेशन कॉज करे, हम उन सेल को ही ख़त्म कर देते हैं। मतलब जो एपोप्टोटिक बॉडी बनी जिसके मैं अभी आगे बताऊंगी एपोप्टोटिक बॉडी कैसे बनी, वो जो बॉडी बनी उसको हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे। जो भी फ्रेगमेंट्स बने वो ख़त्म कर देंगे इससे पहले वो अपने कंटेंट्स लीक आउट करे और इन्फ्लेमेशन कॉज करे। इसलिए एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में एक मेन डिफरेंस क्या है कि नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन हो रहा है लेकिन एपोप्टोसिस में नहीं हो रहा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कॉजेज़ ऑफ एपोप्टोसिस। इसमें क्या हो रहा है, हमारे जो भी हमारे वही अनवांटेड होस्ट सेल्स है वो हमें हटाने हैं और फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है कुछ, उसके बारे में हम देखते हैं। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होती है, जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो जैसे हम बच्चे से बड़े हुए तो बहुत सारे ऐसे एम्ब्रियोजेनेसिस में चीज़ें थी जो एट्रोफी हुई, जो रिग्रेस हुई, जो कम होती गई साइज़ में, है ना, और जो अब नहीं है हमारे पास, तो वो सारी डेवलपमेंट स्टेजेस वो नॉर्मल प्रोसेस है। तो ये भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आता है। जो हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यूज़ होते हैं जैसे हमारा जो एंडोमेट्रियम है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोलिफरेट भी करता है, रिग्रेस भी करता है, फिर प्रोलिफरेट करता है। तो ये जो इसका रिग्रेशन होता है हमारे एंडोमेट्रियम का, ये भी तो हमारा एपोप्टोसिस ही हुआ। फिर जो एक्सेस ल्यूकोसाइट्स रह जाते हैं इम्यून रिएक्शंस के बाद, इम्यून रिस्पॉन्सेस के बाद, उनको ख़त्म करना है। जो लिम्फोसाइट होते हैं जो कि सेल्फ हार्म कर सकते हैं हमें, जो ऑटोइम्यून डिसीजेस कर सकते हैं, तो बॉडी उनको जल्दी से रिकग्नाइज करके ख़त्म कर देता है। तो ये सारी हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस कैसे
कि अगर डीएनए डैमेज हुआ किसी भी कोई कारण से, जैसे कोई रेडिएशन वगैरह से, तो उसमें म्यूटेशंस आ गई है, तो उस म्यूटेटेड डीएनए को जल्दी से ख़त्म करने के लिए, इससे पहले कि बात आगे बढ़े, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आए, म्यूटेशंस और आए, म्यूटेटेड डीएनए को ही हटा दो। एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, ये भी हमारी एपोप्टोटिक डेथ को ट्रिगर कर देती है और फिर हम इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। कुछ इन्फेक्शंस कंडीशन में भी हमारा एपोप्टोसिस शो होता है। तो ये सारे हमारे पैथोलॉजिक कंडीशंस थे। नेक्स्ट हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस के टॉपिक पे। ये जो भी हमारा मैकेनिज्म एपोप्टोसिस का, ये मेनली कैस्पेजेस की वजह से हो रहा है। कैस्पेजेस एक एंजाइम है, उसके एक्टिवेशन की वजह से पूरा एपोप्टोसिस रेगुलेट होता है, हो पाता है। कैस्पेजेस का नाम कैसे पड़ा? सिस्टीन और एस्पार्टेज, ठीक है, तो इसलिए नाम हुआ कैस्पेजेस, सी से सिस्टीन, एस्पार्टेज से एस्पार्टेज। फिर दो पाथवे होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल या फिर इंट्रिंसिक पाथवे, एक डेथ रिसेप्टर पाथवे या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में क्या हो रहा है कि जो वैसे मोस्टली ना माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे ही होता है, डेथ रिसेप्टर पाथवे कुछ कंडीशंस में ही होता है, वो मैं बताऊंगी अभी कौन सी कंडीशन में, लेकिन मोस्टली माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे ही हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में क्या हो रहा है कि ये मेनली सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी लूज़ हो गई है, खुल गई है, इसलिए हो रहा है। तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जब भी हमारा जो सेल है उसमें ग्रोथ फैक्टर की कमी होगी, सर्वाइवल सिग्नल की कमी होगी, या फिर डीएनए डैमेज डीएनए होगा, या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होंगे, मतलब कोई भी एक इंजूरियस स्टेट, एक गलत स्टेज जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जब वो सारी कंडीशंस अकर होगी तो हमारे कुछ BH3 प्रोटीन्स होते हैं, वो सेंसर की तरह काम करते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास एक अनवांटेड सिचुएशन आ गई। सेकंड स्टेप ये है कि BH3 प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए। थर्ड स्टेप ये है कि BH3 प्रोटीन्स बैक्स को जो कि प्रो एपोप्टोटिक हमारे फैक्टर्स है उनको एक्टिवेट करेगी। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ। फोर्थ स्टेप, बैक्स एंड बैक क्या करेगा, वो साइटोक्रोम सी जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया से उठा के साइटोसोल में फेंक देगा। तो तभी तो ये माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा था। अब माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी उठ के साइटोसोल में आ गया, मतलब साइटोप्लाज्म में आ गया। तो अब ये हमारा साइटोक्रोम सी कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करेगा। इससे पूरा एक कैस्पेस कैस्केड हो जाएगा, क्योंकि एक कैस्पेस 9 एक्टिवेट हुआ वो और कैस्पेसेस को भी एक्टिवेट कर देगा, और फिर रिजल्ट हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज़, क्योंकि कैस्पेस वही एंजाइम है जो हमारा ये पूरा एपोप्टोसिस करवा रहा है। तो क्या बोला मैंने, इस डायग्राम से देखते हैं कि जब भी हमारी सेल इंजरी हुई, जैसे ग्रोथ फैक्टर विड्रॉल, सर्वाइवल सिग्नल विड्रॉल, डीएनए डैमेज, रेडिएशन, टॉक्सिन, फ्री रेडिकल्स, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, ER स्ट्रेस, ये सारी अनवांटेड सिचुएशंस होगी, तो BH3 सेंसर्स हमारे एकदम जाग जाएंगे, वो हमारे बैक्स एंड बैक को एक्टिवेट करेंगे जो कि प्रो एपोप्टोटिक जीन्स है, एंड वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी उठा के साइटोसोल में भेज देंगे। ये साइटोक्रोम सी हमारे कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करेगा, वो आगे जाके और कैस्पेस को एक्टिवेट करेगा, पूरा कैस्पेस कैस्केड हो जाएगा, मतलब पूरा सारे कैस्पेस कैस्केड मतलब बहुत सारे कैस्पेस एक्टिवेट हो गए, और फिर कैस्पेस एक्टिवेट हो गया तो एपोप्टोसिस हो ही जाएगा, जिसमें हमारा ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, सेल फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसके कुछ रेगुलेटर्स भी होते हैं जो इनको नेगेटिव फीडबैक मतलब इसको रोक सकते हैं, वो होते हैं हमारे BCL2 और BCLX। तो ये हमारे रेगुलेटर्स हैं। तो ये वाला पाथवे आपको समझ आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट पाथवे हमारा डेथ रिसेप्टर पाथवे। अब डेथ रिसेप्टर मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे है, और इसमें क्या होगा वो हम देखते हैं। डेथ रिसेप्टर पाथवे में हमारे पास ऑब्वियसली कुछ डेथ रिसेप्टर्स होंगे, और वो मेनली हमारे टाइप 1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होते हैं, और कुछ फास्ट मतलब एक CD95 करके है, वो हमारे मेन डेथ रिसेप्टर्स हैं। एक हमारे पास फास्ट लाइगेंड होता है, फास्ट L, जो कि इस फास्ट से बाइंड करेगा। तो फास्ट L फास्ट से बाइंड करेगा।
अब जब ये दोनों बाइंड हो जाएंगे तो जो इसके डेड डोमेन्स हैं, इनके कुछ होते हैं, डेड डोमेन होता है एक रीजन फास और फास सेल वगैरह में, वो इनसे अटैच हो जाएगा। बहुत सारे डेड डोमेन अटैच होंगे उनसे, फिर एक अडेप्टर प्रोटीन अटैच होगा। अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, कोई बात नहीं। हमारे पास बेस्ट डेड रिसेप्टर्स कौन से हैं? TNF1, TNFR1 मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर टाइप 1 रिसेप्टर, और फास मतलब CD95। और उनके पास होते हैं कुछ कुछ डेड डोमेन्स जिनके पास एपोप्टोटिक सिग्नल होता है। अब हमारे पास एक और चीज़ है फास लाइगेंड, फास एल, है ना। तो ये फास एल हमारे टी सेल्स में होते हैं और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट में होते हैं, मतलब उसके ऊपर एक्सप्रेस होते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये फास एल फास से बाइंड करेगा, ये 3 और मोर मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, इनके जो डेड डोमेन्स है वो पूरी अटैच होके बाइंडिंग साइट बना देंगे एक एडेप्टर प्रोटीन के लिए। फिर इस एडेप्टर प्रोटीन को हम कहते हैं फास एसोसिएटेड डेथ डोमेन, फास एसोसिएटेड डेथ डोमेन। अब ये जो हमारा फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन बना ये एडेप्टर प्रोटीन्स के बाद, ये क्या कराएगा, ये हमारा कैस्पेज 8 या फिर कैस्पेज 9 इसको एक्टिवेट कर देगा, या फिर कैस्पेज 8 या कैस्पेज 10 को एक्टिवेट कर देगा, और हमारा ऑटो कैटालिटिक कैस्पेज एक्टिवेशन हो जाएगा, मतलब ये और कैस्पेज इसको एक्टिवेट कर देगा एंड फिर हमारा एपोप्टोसिस में ये रिजल्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि DNA डिग्रेडेशन, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन, ये सब हो जाएगा। तो ये हमारे 2 मैकेनिज्म थे, इसको भी एक बार इमेज से देख लेते हैं। क्या हुआ कि हमारे पास फास है, हमारे पास TNF रिसेप्टर है, एडेप्टर प्रोटीन से जुड़ेगा, कैस्पेज एक्टिवेट करेगा, एपोप्टोसिस करेगा। अब ये हमारी जो बना, ये जब टूटा तो ये यहाँ से भी टूट जाएगा, और ये जितने भी छोटे छोटे मोटे मोटे कंटेंट्स आए तो ये एक अलग बॉडी में आ जाएगा। इस चीज़ को हम कहेंगे एपोप्टोटिक बॉडी, और ये एपोप्टोटिक बॉडी को फेगोसाइट इनगल्फ कर लेगा और ख़त्म कर देगा इससे पहले कि इसके सेलुलर कंटेंट्स लीक आउट हो। तो इसलिए हमारे एपोप्टोसिस में इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, मतलब बिल्कुल ही इन्फ्लेमेशन नहीं होती। अब हमने एक चीज़ कही थी कि जो हमारा फास्ट एल है, मतलब जो हमारा फास्ट लाइगेंड है, ये टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होता है। तो अब क्योंकि ये वहाँ पे हमारा प्रेजेंट है, इसलिए जो हमारे सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट होते हैं ये इसके एलिमिनेशन में काम आता है। तो हमने क्या कहा था कि माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे सारे मेनली सारे फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कंडीशंस में हो रहा है, लेकिन डेथ रिसेप्टर कुछ कुछ में ही हो रहा है। तो डेथ रिसेप्टर हमारे कहाँ हो रहा है? सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब उन लिम्फोसाइट को हटाने के लिए जो कि सेल्फ हार्म कर सकते हैं बॉडी को, तो उनको हटाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा डेथ रिसेप्टर पाथवे का काम था। तो ये दोनों मैकेनिज्म्स हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कि अब हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडी आ गई है, अब उस एपोप्टोटिक बॉडी को हम रिमूव कैसे करेंगे? तो जो एपोप्टोटिक बॉडी होती है वो अपने अंदर से ना निकालती है, यार खा जा मेरे को, ईट मी सिग्नल्स। तो नॉर्मल सेल्स में क्या होता है कि एक चीज़ होती है फॉस्फेटिडाइल सेरीन, ये हमारे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। लेकिन जब एपोप्टोटिक जो हमारे एपोप्टोटिक सेल्स होते हैं ना, ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन फ्लिप मार के आउटर मेम्ब्रेन पे आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो अब इसने फ्लिप मार दी तो ये ईट मी सिग्नल हो गया कि देखो यार मैंने फ्लिप मार दिया, अब मेरे को खा जाओ। तो बस हमारे फेगोसाइट मैक्रोफेजेस आते हैं और इसको खा जाते हैं। तो ये हमारा एक पूरा अच्छा सा मैकेनिज्म था कि कैसे हमारे एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनते हैं, इनको कैसे इनगल्फ करके फेगोसाइट्स खा जाते हैं, फेगोसाइटोसिस हो जाता है और जल्दी से इन डेड सेल्स का क्लियरेंस हो जाता है, जिससे इसके सेलुलर कंटेंट्स लीक आउट ना करे और इन्फ्लेमेशन ना हो। तो ये हमारा पूरा एपोप्टोसिस था। अब एक और चीज़ है एपोप्टोसिस में कि इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है, हमें एक पता कैसे लगेगा कि यार ये वाला एपोप्टोसिस वाला सेल है। तो जैसे ये नॉर्मल सेल है, क्या होगा कि जो हमारा एपोप्टोटिक सेल होता है ना वो थोड़ा छोटे साइज़ का होता है, सेल श्रिंकेज दिखाई देती है, क्रोमैटिन की कंडेंसेशन दिखाई देती है, मेम्ब्रेन ब्लेब्स बनता है, फिर उन मेम्ब्रेन ब्लेब्स बनते हैं और फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, और ये सारे टूट टूट के एपोप्टोटिक बॉडी बना देते हैं, और वो एपोप्टोटिक बॉडी हमारी फेगोसाइटोसिस शो करती है। तो हमारे क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है
एपोप्टोटिक बॉडी, मेम्ब्रेन ब्लेब, सेलुलर फ्रेगमेंटेशन, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, डीएनए डिग्रेडेशन, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन और सेल श्रिंकेज। तो ये सारे हमारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अदर पाथवेज ऑफ सेल डेथ, जो ये हमारे नए एडिशन के हिसाब से थोड़ा आया था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो नेक्रोप्टोसिस के बारे में पढ़ते हैं। नाम से ही पता चल रहा है क्या इसमें नेक्रोसिस भी होगा और एपोप्टोसिस भी होगा, तो इसमें इन दोनों के फीचर्स हमें दिखाई देंगे। अब कौन कौन से सिमिलर फीचर्स हैं? नेक्रोसिस से कैसे रिजेंबल करता है? इसमें लॉस ऑफ एटीपी है, स्वेलिंग होती है, हमारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और लाइसोजाइमल एंजाइम रिलीज हो जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ये हम नेक्रोप्टोसिस हमारा नेक्रोसिस से कैसे रिजेंबल करता है? नंबर 1 लॉस ऑफ एटीपी, नंबर 2 स्वेलिंग, नंबर 3 जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, नंबर 4 रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। और एपोप्टोसिस से कैसे रिजेंबल करता है कि इसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा, मतलब कोई आके इसको ट्रिगर करेगा ये भाई सेल डेथ कर। तो ये इसलिए नेक्रोप्टोसिस। पायरोप्टोसिस में क्या होगा? पायरो का मतलब ही होता है बुखार, फीवर। तो इसमें जो कोई इन्फ्लेमेजोम बनेगा, मतलब एक इन्फ्लेम्ड सेल टाइप, और कुछ साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे। ये सारे क्या कराएंगे? इन्फ्लेमेशन करा देंगे, और उस इन्फ्लेमेशन के साथ साथ फीवर भी होगा। तो इसी कंडीशन को हम पायरोप्टोसिस कहते हैं। फिर हमारा एक और इस वाले एडिशन में नहीं है, एक और हमारा पाथवे है फेरोप्टोसिस। फेरोप्टोसिस में क्या हो रहा है कि उसमें ना आयरन का कंटेंट बढ़ रहा है और फ्री रेडिकल का कंटेंट बढ़ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल क्या करते हैं? लिपिड पेरोक्सीडेशन। आपको याद नहीं हो तो सेल इंजरी वाली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें हमने फ्री रेडिकल्स के बारे में बहुत अच्छे से बात की थी। तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? लिपिड पेरोक्सीडेशन। तो फिर इससे क्या होता है कि हमारे जो मेम्ब्रेन फंक्शंस होते हैं ये सब डैमेज हो जाता है। जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, आयन इंट्रैक्शंस, लिपिड प्रोटीन इंट्रैक्शंस, ये सिग्नलिंग पाथवेज, ये सब खराब हो जाता है। और मेन फंडा क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ख़राब हो जाती है, तो उससे क्या होगा? सेल डेथ में रिजल्ट होगा। तो ये फेरोप्टोसिस है जो कि न्यू एडिशन ऑफ रॉबिन्स में है। एक और लास्ट छोटा सा टॉपिक जो है ऑटोफैजी। ऑटोफैजी में क्या होता है कि ये सेल्फ ईटिंग होती है। ऑटोफैजी का मतलब है सेल्फ ईटिंग, और इसमें क्या हो रहा है कि लाइसोजाइमल डाइजेशन ऑफ दी सेल्स ओन कंपोनेंट्स। अब लाइसोसोम की एंजाइम्स की वजह से जो सेल अपने आप को खा जाता है, इस चीज़ को हम ऑटोफेजी बोलते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली ऑटोफेजी, लाइसोसोम, ऑटोफेगो लाइसोसोम, ये एक हमारा बनेगा, एक फ्यूज़ होके ऑटोफेगोसोम एक बनता है हमारा, वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ कर, लाइसोसोम में लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। एक ऑटोफेगोसोम बनेगा हमारा, वो लाइसोसोम से अटैच करेगा, ऑटोफेगो लाइसोसोम बनाएगा, उसके अंदर हमारी सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है, सब खत्म कर। तो ये ऑटोफैजी में कभी कभी ना एट्रोफी भी दिखती है, और एट्रोफी इज़ अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन। तो ऑटोफैजी भी एक टाइप ऑफ अडेप्टेशन होगी। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम सेलुलर अडेप्टेशंस, इंटरसेलुलर एक्टिवेशंस, ये सब पढ़ेंगे। सेलुलर अडेप्टेशंस क्या होती है? मैंने जब आपको चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू दिया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि जो नॉर्मल सेल है वो पहले पूरी कोशिश करता है कि वो इंजुरी स्टिमुलाई से हार्म ना हो, वो अपने आप को बचा सकें। तो ये एक तरीके की अडेप्टेशन प्रोसेस ही है। अगर ये ऑटोफेजी का सिस्टम भाई बिगड़ जाता है, मतलब डिसरेगुलेशन होता है, रेगुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो कुछ डिसीज़ भी हो सकती है, जैसे कैंसर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, है ना। तो ये सारी इसमें डिसरेगुलेशन के इसके रिजल्ट्स है, कैंसर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ये हमारे न्यू एडिशन में मेंशन है, इस एडिशन में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारा बहुत अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू। You left me